Good morning, dear students. Here we are going to do our second chapter. The topic name is Systems of Accounting. So, System of Accounting, we have done our recording transaction in the books of the account are generally classified into two types. भाई जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंट्स की बुक के अंदर ट्रांजैक्शन का, वो एक प्रकार से दो टाइप्स में क्लासिफाइड होती हैं, दो भागों में क्लासिफाइड होती है, जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम या सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। दो नाम कौन कौन से उनके, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बेस्ड है ड्यूल एस्पेक्ट्स, जो कि क्या बताता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स। भाई हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो रिसीविंग ए बेनिफिट और दूसरा गिविंग ऑफ ए बेनिफिट। एक तो भाई बेनिफिट को प्राप्त करना और एक तो अपना बेनिफिट को किसी दूसरे को देना। ईच ट्रांजेक्शन, भाई हर एक ट्रांजेक्शन भाई अपने अंदर दो अकाउंट्स को इन्वॉल्व करता, दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को इन्वॉल्व करता है। और लेजर्स के अंदर जो भी इनकी एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, वो डिफरेंट प्लेस में होती है इन दोनों एंट्री की एंट्री। द बेसिक प्रिंसिपल जो है आपका, एवरी डेबिट मस्ट हैव कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वही हर एक जो डेबिट है तो उसका क्रेडिट तो जरूर होगा। यदि एक अकाउंट आपका डेबिट है तो दूसरा आपका क्रेडिट जरूर होगा। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक कंप्लीट सिस्टम है, जो कि एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि किसी बुक्स ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। जो सिस्टम है एक्यूरेट है और मोर रिलायबल है एज पॉसिबल ऑफ फ्रॉड एंड मिसएप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज्ड। भाई इसमें कम से कम क्या है भाई, मिसएप्रोप्रिएशन और फ्रॉड्स की बहुत कम पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं रहती है। मोर रिलायबल है और आपका एक्यूरेट ज्यादा होता है आपका। सो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो इम्प्लीमेंटेड करता है बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए डबल एंट्री सिस्टम जो है स्टेबल है। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वही वो एक प्रकार से कंप्लीट सिस्टम मेंटेन रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नहीं रखता अपने पास। वही इसमें किसी प्रकार के टू फोल्ड और एवरी ट्रांजैक्शन ये नहीं होते हैं। इस प्रकार का जो अकाउंट है वो केवल पर्सनल अकाउंट या कैश बुक के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। इसके अंदर में या तो पर्सनल अकाउंट या कैश बुक जो अकाउंट वो आता है। एक प्रकार से ये सिस्टम नहीं है। इसी सिस्टम की कमी से क्या है भाई, इसको मेंटेन नहीं किया जाता है ट्रांजैक्शन के अंदर, भाई रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर इसको नहीं किया जाता है। भाई सब ट्रांजैक्शन ओनली वन साइड रिकॉर्डेड होती है, फॉर अदर्स बोथ द एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड। यदि हर एक अकाउंट्स के अंदर इसमें एक साइड होती है तो हर एक के लिए अलग अलग अकाउंट की एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। भाई एक प्रकार से जो भी रिकॉग्निशन और रेवेन्यू एंड कॉस्ट के आधार पर हम क्या, भाई दो भागों में अकाउंटिंग अप्रोच को बांटते हैं। दो भागों में हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, एक तो कैश बेसिस और दूसरा एक्यूरेल बेसिस। दो भाग होते हैं इसके हमारे। सो कैश बेसिस के अंडर में भाई जो भी हमने कैश रिसीव किया या पेड किया है उन्हीं की एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, कैश बुक्स अकाउंट्स के अंदर करते हैं। एंड नॉट व्हेन द रिसिप्ट और पेमेंट बिकम ड्यू। भाई जिसकी हमने ना तो रिसिप्ट किया और ना ही पेमेंट किया और ड्यू है भी, उनकी एंट्री हम इसमें नहीं करते हैं। भाई हम क्या कह सकते हैं, एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। इफ ऑफिस फॉर द मंथ दिसंबर 2014 इज पेड इन जनवरी 2015। यदि हमने 2015 में 2014 दिसंबर 2014 का ऑफिस रेंट पेड किया है तो इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली इन जनवरी 2015। तो ये जनवरी 2015 की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ये दिसंबर 2014 के अंदर किया जाएगा। वही इसी प्रकार से यदि हमने कोई सेल ऑफ गुड ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ जनवरी 2015 वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जनवरी बट से इन द अप्रैल। वही एक प्रकार से यदि हमने कोई गुड सेल किया है क्रेडिट के अंदर तो हमारा ये मंथ जनवरी 2015 में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन आपका ये अप्रैल में जरूर हो सकता है रिकॉर्ड। एंड व्हेन द पेमेंट फॉर द सेम इज रिसीव्ड, जब हम अप्रैल के दौरान इसकी पेमेंट रिसीव कर लेंगे। सो इस प्रकार का जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इनकम्पेटिबल विद द मैचिंग प्रिंसिपल विच स्टेट दैट रेवेन्यू इज ए पीरियड ऑफ इज मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड। जो हमने क्या उसी पीरियड के दौरान हमने मैच कर लेते हैं रेवेन्यू को किसके साथ, कॉस्ट, उसी पीरियड की कॉस्ट के साथ।
सो इसी सिंपल है भाई। एक मेथड जो ये आपका इनएप्रोप्रिएट है, फॉर द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ मनी फॉर द गिविंग पीरियड रादर देन ओनली वन हैपनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। यानी एक प्रकार से क्या है, ये भी जो डिफरेंस भी आपका ये जरूर रिसिप्ट और जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट को कैलकुलेटेड करते हैं उनके बीच में, रिसिप्ट और डिस्बर्समेंट ऑफ मनी के बीच में वही जो भी हैपनिंग ट्रांजेक्शन है उसको करके बताता है सही तरह से। और दूसरी जगह जो हमारा है भाई एक्यूरल बेसिस पे, भाई रेवेन्यू और कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड है इन द पीरियड ऑफ विच दे ओकर रादर देन दे आर पेड। भाई एक प्रकार से जो रेवेन्यू और आपकी जो कॉस्ट है वो रिकॉग्नाइज की जाती है भाई किसके, रादर देन जब वे पेड की जाती है एक्यूरल बेसिस के ऊपर। सो एक प्रकार से डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। एक प्रकार से इनके बीच का जो डिफरेंस है भाई, जो भी हमने रिसिप्ट ऑफ कैश किया या एक प्रकार से जो राइट है वो कैश करने का, या पेमेंट ऑफ कैश है, या लीगल ऑब्लिगेशन बन गया हमारा पे कैश करने का। सो इस सिस्टम के अंडर में मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट इन द पीरियड ऑफ व्हिच दे आर अर्न रादर देन इन द पीरियड ऑफ इन व्हिच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड बाय द एंटरप्राइजेस। भाई इसमें हम अर्न की बजाय क्या देखते हैं कि हमने कैश एक्चुअली रिसीव कर लिया या पेड कर दिया किसी एंटरप्राइजेस के द्वारा। सो एक प्रकार से ये मोर एप्रोप्रिएट है किसके बेसिस पे, फॉर द कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट है एज एक्सपेंस। भी एक प्रकार से ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है कैश बेसिस की बजाय, एक्रूअल बेसिस हमारा ज्यादा एप्रोप्रिएट है क्योंकि आसानी से भी कैलकुलेशन कर सकता है प्रॉफिट का। एक्सपेंस आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न इन द रिलेशन देयरटू। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आर मैच्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। एक आसानी से इसको हम मैच कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे जो मैचिंग प्रिंसिपल है या कंसेप्ट है वो आसानी से मैच हो सकता है। सो नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वे एक प्रकार से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्या करते हैं, वे जो भी पॉलिसी रिटन पॉलिसी होती है डॉक्यूमेंट्स की वो कवर करती है किसके एस्पेक्ट को, वही रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। भाई जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो एक प्रकार के हमारे रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कवर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स को, जो कि हमारे रिकॉग्निशन है, मेजरमेंट है, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है कहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक प्रकार से अथॉरिटेटिव है स्टेटमेंट है जो कि इशू की जाती है आईसीएआई जो कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट है। हाँ, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री है, जो कि हमारी आईसीएआई क्या है, एक प्रकार से प्रोफेशनल बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर। और जो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है वो यूनिफॉर्मिटी भाई डिफरेंट पॉलिसीज के अंदर लेके आना है, जिस से हमारे एलिमिनेट किया जा सके नॉन कंपेरेटिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एक प्रकार से रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट वो इंक्रीज करके बताती है। और जो दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज को, वैल्यूएशन नॉर्म्स को, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इनको क्या कराते हैं, एक प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नॉर्म्स प्रोवाइड करवाते हैं हमारे ये। सो नीड फॉर ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भाई क्यों जरूरत पड़ी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। एक प्रकार से जो अकाउंटिंग है एक्सटेंड करते हैं इंफॉर्मेशन को, जो भी यूजर्स होते हैं इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो आराम से इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट यूजर ओनली इफ द पोजेसेस यूनिफॉर्मिटी एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। भाई आसानी से जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले हैं उनको आसानी से क्या भाई ये सर्व करती है, भाई जो भी रेलेवेंट फुल ऑफ डिस्क्लोजर प्रोवाइड करवाते हैं। और अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स व्हिच मे बी यूज्ड बाय द बिजनेस एंटिटीज, भाई लगातार ज्यादातर बिजनेस एंटिटीज के द्वारा इनको यूज किया जा सकता है। बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या बेनिफिट है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भाई हेल्प करता है वेरिएशन ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आसानी से इस मतलब से क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो सकता है। अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है वो भाई डिस्क्लोजर को कॉल करता है और इंफॉर्मेशन भाई एक प्रकार से भले से लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं हो, लेकिन इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल होती है जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स के लिए। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फैसिलिटेट कंपेरेटिवली करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ऑफ इंटर और इंट्रा कंपनीज के बीच में। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है भाई कंपेरेबिलिटी फैसिलिटी देता है वो इंटर या इंट्रा कंपनीज के बीच, एक कंपनी के अंदर या एक से ज्यादा कंपनियों के अंदर। लिमिटेशन क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, एक प्रकार से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो चॉइस जो डिफरेंट अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफिकल्ट टू अप्लाई, भाई एक प्रकार से चॉइस नहीं होती इसमें, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के माध्यम से इसमें अल्टरनेट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इट इज rigidly followed and fails to extend flexibility in applying accounting standard। एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और काफी सारी कॉम्प्लेक्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एक प्रकार से ओवरराइड द स्टैट्यूट है। द स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म विद इन एमिगेट ऑफ प्रिवेलिंग स्टेटस, एक प्रकार से इसको रोकने के लिए इसका यूटिलाइज ज्यादातर किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या है अभी हमारी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो इसके बाद हमारा भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, भाई एक प्रकार से जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़कर हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो कौन कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्री है या बिजनेस एंटिटी है जिसके अंदर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई किया जा सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप यूनिट्स, यानी एक ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है एक अकेला व्यक्ति जिसका खुद ही अपना अकेला ओनर होता है और अकेले उसने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है। पार्टनरशिप, हम दो या दो से अधिक पार्टनर हो सकते हैं। सोसाइटीज, भाई 10 से 15 व्यक्ति मिलकर के अपनी सोसाइटी को स्टेब्लिश करते हैं। ट्रस्ट वगैरह होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, और नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम है। सो एक प्रकार से जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को है भाई बहुत सारे जगह उसको अप्लाई किया जा सकता है और उसकी वजह से क्या है भाई बहुत सारे वास्ट चेंजेस आए ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो में, जो कि एक प्रकार से विद द इमरजेंस ग्लोबलाइजेशन लेवल प्राइवेटाइजेशन को ऐड करके दिखाता है। सो जो भी ट्रांसलेशन है, कॉपरेशन है, एक प्रकार से वो अपने फंड को ऑपरेट करके इसके अंदर भाई क्या करते हैं, इकोनॉमी को ग्रो करके चलते हैं और उनकी जो कैपिटल है ग्लोबली वो क्या हो जाती है, रिजल्ट में एक प्रकार से इंक्रीज हो जाती है, राइजिंग हो जाती है। एक प्रकार से जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं ये आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो क्रॉस करके चला जाता है और जो हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग रूल और रेगुलेशन मेंटेन करके बिजनेस को अकाउंटिंग पर्पस और फाइनेंशियल रिपोर्ट के माध्यम से मेंटेन करके चलते हैं। सो नीड फॉर आईएफआरएस, आईएफआरएस क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, भाई क्यों इसकी इतनी अधिक जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंपनी के लिए, इनके लिए, सिस्टम के लिए। सो जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ज्यादातर लिए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं और अवॉइड मैनिपुलेशन ऑफ द फिगर्स इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो एक प्रकार से कंसिस्टेंट डिसाइड करते हैं एलिमेंट जो उनको रिक्वायर रहते हैं रिकॉग्निशन और मैनेजमेंट के लिए। सो एक प्रकार से क्या है, हाउ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईएफआरएस जो हेल्प करता है एक प्रकार से जो मटेरियल मैनिपुलेशन है और एरर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको रोकने में हेल्प करता है। आईएफआरएस एक प्रकार से ग्लोबल हार्मोनाइजेशन है जो कि एक प्रकार से अकाउंटिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करके चलता है। भाई अलग अलग कंट्रीज में भाई सेट ऑफ के अलग अलग रूल रेगुलेशन है और हर एक कंट्री के अंदर जो भी प्रेसिडेंट है उनके एक प्रकार से अलग अलग डिफरेंट सेट के माध्यम से अप्लाई करके चलता है। वह एक प्रकार से यूनिफॉर्मिटी जो है उसको रेस्ट्रिक्टेड करके बताता है हमारा ये। और आईएफआरएस प्रमोट करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस ग्रोथ को, यानी हर प्रकार के ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुसार बिजनेस ग्रोथ को प्रमोट करके चलता है। इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, द कन्वर्जेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ए वेरिएबल प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट and achieves sustainable benefit for all the capital market stakeholder, यानी हर एक प्रकार के लिए क्या बहुत सारा अचीवमेंट रहता है इसमें, क्योंकि एक प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसका एक वैल्यूएबल प्रोसेस और भी एक प्रकार से फ्री फ्लो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में आसानी से कंट्रीब्यूट करवा के चलता है। सो टू यूनिफॉर्म द अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रोसीजर, ऑलमोस्ट जो भी कंट्रीज हैं वो एग्री हैं आसानी से अप्लाई करने के लिए किसको, आईएफआरएस को। सो बट द नेम ऑफ दिस आईएफआरएस हैज बीन कवर्ड एज द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द सब्सटेंस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द आईएफआरएस, एक प्रकार से आईएफआरएस से डिफरेंट नहीं है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स and has wide range of the coverage
कंपेयर्ड टू एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक प्रकार से क्या है, जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया गया या नोटिफाई किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। एक प्रकार से इनके बीच का क्या क्या कंपेरेटिव एनालाइज हम कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बीच में। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ली जाती है, जबकि इसमें डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी या फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। सेकंड नंबर पे इन्वेंटरीज है इसमें, जबकि उसमें सेकंड नंबर पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज है। फिर है सेवंथ को लेके चलता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जबकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे यूटिलाइज होता है हमारा ये। 8th पे है इसमें हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स को लेके चलता है, जबकि ये 5th पे हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेके चलता है। फिर 8th पे है ये लेके चलता है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी चेंजेस हुआ है अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स के बीच में। और 4th पे है इसका भाई कंटीजेंस एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, भाई एक प्रकार से कंटीजेंस एंड इवेंट को अकर करके चलता है बैलेंस शीट बनाने के बाद में। इसमें 10th पे है भाई एरर आफ्टर द बैलेंस शीट, भाई इसमें 10th पे क्या है एरर फाइंड आउट किया जाता है बैलेंस शीट के बेस पे। और 7th पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेके चलता है, जबकि इसका 11th है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इनकम टैक्स 12th है, जबकि इसमें भाई जो भी हमारा टैक्स ऑन इनकम है 22 पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 16 भाई हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेके चलता है, और जबकि ये 10th पे क्या है अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स लेके चलता है। 17 पे लीज है, जबकि इसका भाई 19 पे लीज है, और 6 पे हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, और 18 पे रेवेन्यू है, जबकि उसका 9 पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स 19 पे अकाउंटिंग इंडियन स्टैंडर्ड, और जबकि इसमें 15 पे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 15 है एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए। 20 पे है इसका अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस, जबकि उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स का। जबकि ये द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, भाई 21 पे है जो कि इफेक्ट करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को, और जबकि ये 11th पे है द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 23 पे बोरोइंग कॉस्ट, जबकि ये 16 पे बोरोइंग कॉस्ट। ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर 24 पे, जबकि 18 पे रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। और इसी प्रकार से कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये 27 पे, जबकि ये 21 पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंडियन का आपका भाई 28 पे है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, जबकि ये आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएशन सीएफएस ये 23 पे है। फाइनेंशियल रिपोर्ट इन हाइपर इन्फ्लेमेशनरी इकोनॉमिक्स ये 29 पे है, जबकि 27 पे आपका इनका क्या है भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। ये 31 पे है इंटरेस्ट ऑन ज्वाइंट वेंचर, जबकि इनका 27 पे था। इसका 32 पे है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, जबकि इसका 31 पे है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। ये 33 को रिकॉर्ड करता है अर्निंग पर शेयर, ये जबकि 20 में रहता है अर्निंग पर शेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 34 पे इनका इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनका 25 पे है इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 36 में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट है, जबकि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट 28 पे है। सो प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेस्ट 37 पे है ये, जबकि 29 पे प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेस्ट। 38 पे इंटेंजिबल असेस्ट है, जबकि इसका 30 पे इंटेंजिबल असेस्ट। ये 39 को इंक्लूड करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, जबकि ये 13 को करता है केवल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। 40 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जबकि इसका 13 पे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये 101 को इंक्लूड करता है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जबकि इसका कुछ नहीं होता, यहाँ पे 100 है नहीं, केवल 40 तक यूटिलाइज होते हैं। 102 पे है शेयर बेस्ड पेमेंट, जबकि इसका जर्नल जो भी है आपका और एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट रहता है आपका। ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर एप्लीकेशन है 14 पे है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट 104 है। 105 पे नॉन करंट असेस्ट हेल्ड फॉर सेल एंड डिस्काउंट कंटिन्यूड ऑपरेशन है, जबकि ये 24 पे डिस्काउंट काउंटिंग कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। और ये है भाई आपका 106 पे एक्सप्लोरेशन फॉर द
4 and the evaluation of the mineral resource है। 107 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर है, जबकि इसका 32 पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, और 108 पे है ऑपरेशनल सेगमेंट्स, जबकि इसका 70 पे है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सो ये हमारा अलग अलग काइंड्स के थे भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हमने कंपेरेबल करके चले हैं। सो कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो है जीएसटी वो करेंगे और उसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको एक बार जरूर सुन के या रिवाइज जरूर करके देखिएगा। थैंक यू।